everyone, I am Sanvi Grover and welcome to another podcast. As we all know, architecture is not about just buildings anymore. It's about the experiences, how it makes us feel, how it shapes our routines, and how quietly they have become part of our daily lives. As our homes evolve, getting smarter, more compact, and deeply connected, the way we design and furnish them is changing rapidly too. And to talk about this shift, we have someone who have been shaping thoughtful spaces for more than 2 decades. Our guest today is Samrat Chauhan, principal architect with more than 20 years of experience in architecture, structural planning, and landscape design. His work has a strong sense of purpose where functionality meets aesthetic and client vision blends seamlessly with human centric design. So it's a pleasure to have you with us today. Thank you so much. You're welcome. Sir, to start with, you have designed so many spaces, like from farmhouses to luxury homes to resorts. So, the idea of home has changed a lot. So, according to me, home means peace, right? So, according to you, when you look at architecture today, what's the biggest shift you have personally observed in the way people want to live now? Actually, as my point of view, I think comfort zone and the building sustainability, like durability, is the most important factor. और जो मैं आज देख रहा हूँ जो लोगों का लाइफस्टाइल है आफ्टर कोविड वो काफ़ी चेंज हो गया है. Yeah. सबसे मेन फैक्टर क्या है कि पहले हम ओपननेस से भागते थे. आज हम घर के अंदर ही ओपननेस लाइक ग्रीन कोर्टयार्ड्स जो एक आपको कनेक्ट करता है काफ़ी चीज़ों से, तो उस चीज़ को पहले हम बड़ा लैक कर रहे थे. बट आज के जो जनरेशन है वो चाहती है क्योंकि इतना उनका हेक्टिक टाइम शेड्यूल होता है ना, वो फैमिली को टाइम दे पाते, तो वो चाहते हैं हमारा घर का डिज़ाइन कुछ ऐसा हो जो एक आपकी फंक्शनैलिटी प्लस ग्रीनरी से कनेक्ट हो. या जैसे आपने अभी मेंशन किया कोविड, डू यू थिंक कोविड के चक्कर में बहुत ज़्यादा आपके जो लोगों की अप्रोच है टूवर्ड्स होम जैसे बनाना है, जैसे लोगों को कोर्टयार्ड ज़्यादा चाहिए, ओपन स्पेसेस ज़्यादा चाहिए, नेचर ज़्यादा चाहिए, तो उसमें बहुत फ़र्क आया है कोविड के बाद से? कोविड के बाद से आया, बट इट्स ऑल डिपेंड्स. अब मेट्रो सिटीज़ में तो अब प्राइजेज इतने हाइक हो चुके हैं, तो हर बंदा नहीं चाहेगा कि वो उसका फार्म हाउस हो, क्योंकि ये सब चीज़ें स्पेस के ऊपर डिपेंड करती है. अपार्टमेंट्स के अंदर बंदा बैल्कनी से करता है कि बैल्कनी के अंदर एक छोटा सा कोर्टयार्ड, छत को हमने कोर्टयार्ड टाइप बना लिया. तो इट्स ऑल डिपेंड द बजट आल्सो एंड इट्स ऑल डिपेंड ऑन द क्लाइंट माइंडसेट. तो उस अपार्टमेंट्स के अंदर अगर हमें एक ग्रीनरी से कनेक्ट करना ना, तो उसका थीम चेंज हो जाती है. जैसे कई क्लाइंट्स कहते हैं मेरे को मॉडर्न पसंद है, कोई क्लाइंट्स कहते हैं मेरे को थोड़ा सा अर्दिक लुक चाहिए जिससे मेरे को ऐसा लगे कि मैं बिल्कुल ही कनेक्टेड हूँ नेचर से. तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द आर्किटेक्चर designing and interior designing along with the furniture. Sir, as you mentioned about the early designs, ठीक है, पहले लोग मे बी प्रेफर करते होंगे कि बहुत हैवी डिजाइंस घर पे हों, बट नाउ पीपल वांट सिंपल मिनिमल क्लीन सा लुक होना चाहिए, एंड दे आल्सो वांट टू लुक वही सेम लुक वो एक्सपेंसिव भी लगना चाहिए. सो डू यू थिंक व्हेन इट कम्स टू एस्थेटिक्स द क्लाइंट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम हेवी डिजाइंस टुवर्ड्स minimal and modern styles and early designs? Actually, this all depend on the architect designing and client को क्या चाहिए. एक्चुअली मेरे मानना है कि आर्किटेक्ट के ऊपर डिपेंड है. जरूरी नहीं है कि कोई एक्सपेंसिव चीज़ ही बहुत खूबसूरत लगती है. ये आर्किटेक्ट के ऊपर डिपेंड है, एक इंटीरियर अच्छे इंटीरियर के ऊपर डिपेंड है कि हम एक सस्ती चीज़ को भी बहुत खूबसूरत बना सकते हैं. तो ये डिपेंड करता है कि हम हर चीज़ को कैसे आपस में बाइंड कर रहे हैं और कैसे कनेक्ट कर रहे हैं. तो आपके हिसाब से अभी कौन से एस्थेटिक्स है जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है? आई थिंक सो न्यू क्लासिकल. न्यू क्लासिकल के अंदर जैसे आपने मेरे को अभी बताया कि हाँ भी जो लोग अब थोड़ा जो हैवीनेस से चेंज होके लाइटनेस में, तो वो न्यू क्लासिकल के अंदर क्या आता है कि आप मॉडर्न प्लस क्लासिकल मिक्स होता है. उसके अंदर हैवी मोल्डिंग्स नहीं होती, बहुत लाइट मोल्डिंग्स होती है. ठीक है, उसके अंदर आप सॉलिड वुड का भी यूज़ करते हैं जो एक एस्थेटिकली लुक वाइज बड़ा एक अच्छा लुक देती है, एक एक्सपेंसिव लुक देती है. पॉलिशेज आज हमारे पहले जो हम एक्सपेंसिव सोचते थे प्यू पॉलिश होती थी, पॉलिस्टर फिनिश होती थी. अगर हमें थोड़ा बजट वाइज करना है लेकिन लुक हमें दिखानी है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन हमें बजट फ्रेंडली भी वो चीज़ें करनी है, तो आजकल लेमिनेट्स भी ऐसे आ गए हैं कि लुक वाइज इट्स लुक लाइक अ पीयू और पॉलिस्टर फिनिश. जैसे
अर्बन होम्स में, मेट्रो सिटीज में ना अब बहुत ज़्यादा, एक तो छोटे होते हैं तो बहुत कम्पैक्ट होता है, तो लिविंग रूम, स्टडी रूम, ड्रेसिंग रूम, डाइनिंग रूम सब एक ही जगह होता है क्योंकि वो इतनी छोटी जगहें होती हैं. सो अकॉर्डिंग टू यू, आर होम्स एक्चुअली बिकमिंग स्मॉलर, एंड इफ यस, how is this influencing furniture design and space planning? It's become smaller because of price hike of the building and all. Or apartments, basically it's depend on like 4 types of communities are there. One for apartment, second one gated community, third luxury villa and houses like bungalows. These are the 4 categories. Every category have their own identity. Like for apartments like 2 or 3 BHK, उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी या स्पेस की बात करें, लोग आजकल मूव हो गए हैं, लेकिन उनको चाहिए कि मेरे को स्पेस के हिसाब से फिर सारी चीज़ें फिट हो, बिल्ट इन हो, लाइक ए मॉड्यूलर किचन एंड लाइक स्टोरेजेस आर लाइक अ स्लिम. पहले जो होती थी स्टोरेजेस बड़ी हैवी होती थी, बट आजकल स्लिम सेक्शंस आ गए हैं, तो उनको स्टोरेज थोड़ी सी कम चाहिए. लेकिन स्टोरेज ज़्यादा कैसे चाहिए? स्टोरेज बेड्स हो गए आपके, ठीक है, फोल्डेबल डाइनिंग टेबल्स आ गई है. तो स्मॉल स्पेस के अंदर हमें सारी की सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारी इनबिल्ट करनी पड़ती है. In furniture also, obviously furniture plays a very important role in like a smaller houses. Like हम हमारी डाइनिंग टेबल पहले 6 या 8 सीटर्स होती थी, आज हम उसको एज ए स्टोरेज भी यूज कर रहे हैं, ठीक है. आजकल हम बेड जो वैसे जो आजकल के टाइम में नॉर्मल आपके स्टोरेज नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ हमें स्टोरेज ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि स्पेस कम होती है. नॉर्मल बड़े घरों में आप स्टोर रूम, ड्रेसिंग एरिया सब सेपरेट होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता. तो हमें उसके हिसाब से फर्नीचर के अंदर भी वैसे ही वर्किंग करनी पड़ती है कि मैक्सिमम स्टोरेज हो. इनफैक्ट आजकल तो लोग कहते हैं कि आप सोफा भी जो यूज कर रहे हो, मतलब कि स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें वो चीज रहे वहाँ पे, क्योंकि आप चाइना जब जाते हो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट इस चीज को कैटर कर रहे हैं वो. इनफैक्ट हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं इस चीज को. जैसे आपने अभी स्टोरेज का मेंशन किया, लाइक मैंने भी इंस्टा पे बहुत सारी वीडियोस देखी है जिसमें लोग छोटी सी जगह दिखाते हैं एंड देन उसमें आते हैं बेड में भी कितनी स्टोरेज है. अब सोफास जो हैं वो बेड बन जाते हैं, उसमें भी स्टोरेज होती है. तो लोग आपके पास आते हैं कि मुझे ऐसी ही डिजाइन चाहिए, ऐसी ही चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट. अब मैं इस पे आता हूँ. ये चीज ना 2 जगह से कनेक्टेड है. शायद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी शायद ये हो कि लोग इंस्टाग्राम से ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं. जब आर्किटेक्ट के पास आते हैं तो उनके पास अपनी पूरी की पूरी मेरा घर ऐसा होना चाहिए, ये चीज ऐसे होनी चाहिए. उसके बाद फिर आर्किटेक्ट का ये क्वेश्चन होता है कि शायद ये फंक्शनल नहीं है, ठीक है, सस्टेनेबल नहीं है, ड्यूरेबल नहीं है, ठीक है. तो क्लाइंट्स ये कहते हैं कि नहीं हमें सेम ऐसे ही चाहिए, नहीं तो हम अपना ये वाला बेडरूम तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ, हम ऐसे ही बनाएंगे. लेकिन एक आर्किटेक्ट का मेन कंसर्न ये होता है उसको बाइंड करना. तो एक क्लाइंट अगर अपने पर्सनल व्यू से वो चीज करता है तो यहाँ वो मिस कर जाता है. वो सोचता है कि इंस्टा की जो फोटो है तो हम सेम हम कर सकते हैं, बट उसको बाइंड करना इज द मेन कंसर्न. मतलब कि एज इन आर्किटेक्चर, एज इन इंटीरियर और एज इन लाइक अ फर्नीचर ऑल्सो. मतलब कि एवरी आर्किटेक्चर, एवरी इंटीरियर, एवरी फर्नीचर पार्ट स्पीक्स अ लॉट. दैट आई एग्री. तो ये आते हैं और फिर आप वो चाहते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, तो आप वो विजन जो होता है उनका आप वो कर पाते हो बिल्कुल एग्जैक्ट. लाइक आपको भी पता है जो इंस्टाग्राम पे जितनी स्टोरीज आती है ना, मैक्सिमम 60 to 70% चाइनीज फर्नीचर से रिलेटेड काफी चीजें होती है. आप वहां जाके कोई चीज यहाँ लेके आ रहे हो, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, इट्स डिपेंड. अब क्लाइंट को सेम चाहिए तो आजकल कई क्लाइंट है, चाहे वो मेट्रो सिटीज से, अपार्टमेंट से रिलेटेड है, चाहे लग्जरी विला से ऑपरेटेड है, सब चाइना हमारे साथ जाते हैं तो वहां से भी हम फर्नीचर बाय करके यहाँ लेके आते हैं. बट जो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो हमारा फर्नीचर की ड्यूरेबिलिटी है वो मैक्सिमम है चाइनीज फर्नीचर से, जैसे मेरे को फील होता है. बट फॉर फिनिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट्स बियॉन्ड फ्रॉम अस. अभी इंडिया आपके हिसाब से थोड़ा लैग कर रहा है चाइना से कंपेयर करके, कि चाइना बहुत आगे है तो फर्नीचर में इंडिया लैग कर रहा है. मैं बताता हूँ, लैग नहीं कर रहे हैं, वी आर ऑलवेज टॉप. बट जो चीज हम फॉर एग्जांपल एक सोफा वहां से 50,000 का स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से, फिनिशेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेके आते हैं वहां से, वही चीज हम यहाँ बना सकते हैं, लेकिन कॉस्टिंग एक्सटेंड हो जाती है. दैट्स द प्रॉब्लम. अदरवाइज ऐसी कोई चीज नहीं जो हम इंडिया में नहीं बना सकते. और कॉस्टिंग ऊपर हो गई तो फिर लोग बाय नहीं करेंगे. उसका भी रीजन है. उसका रीजन सबसे बड़ा मैटर क्या करता है, हम यहाँ पे मान लो अगर किसी ने कोई चीज सिलेक्ट की कि हमें ऐसा सोफा चाहिए, वही सोफा जब हम यहाँ बनाएंगे जिसकी मशीनरी प्रॉपर नहीं है, वो एक बनाने के अंदर उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आएगी. इनफैक्ट चाइना वाले वही सेम चीज कम से कम हजारों की संख्या में बना रहे हैं, थाउजेंड ऑफ नंबर. तो उनके पास उस तरीके की मशीनरीज हैं
कि उनकी कॉस्टिंग ऑब्वियसली कम नहीं आनी। अब एक चीज हम 1 ले रहे हैं, एक चीज हम 100 ले रहे हैं, दोनों चीज में बहुत फर्क है। तो इस वजह से हम थोड़ा लैग करते हैं, अदरवाइज वी कैन डू एनीथिंग रिगार्डिंग द फर्नीचर। तो जैसे आपने भी मेंशन किया था अबाउट दी अपार्टमेंट्स और विलास, सो अकॉर्डिंग टू यू अभी what kind of homes are currently dominated the Indian market? तो अपार्टमेंट्स हैं, विलाज हैं, गेटेड कम्युनिटीज या फिर स्टूडियो यूनिट्स, आपके हिसाब से अभी कौन सा ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है मार्केट देखो, को? इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर डोमिनेट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली अपार्टमेंट्स आर ऑलवेज डोमिनेटिंग, ठीक है। लेकिन हम हर तरीके को अलग तरीके से बात करते हैं। अब लग्जरी विला है, किसी क्लाइंट को शांति पसंद है और क्लाइंट बजट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ऑब्वियसली ही ऑलवेज लाइक विला एंड बंगलोज, क्योंकि लाइक अ पर्सनल फील, पर्सनल इशू के हिसाब से। अपार्टमेंट्स इन गेटेड कम्युनिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप सिक्योर हो। एक क्लाइंट को लगता है कि वो जॉब कर रहा है, ठीक है, उसको उसकी ट्रांसफर भी काफ़ी सारी है, तो उनके जो फैमिली है या बच्चे हैं उनको सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से मिले, जो कि एक मेरे को लगता है बिल्डर फ्लोर्स में या उसमें थोड़ी कम रहती है। गेटेड के अंदर प्रेफर ज़्यादा करता है क्लाइंट। तो गेटेड आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा भी डिमांडिंग भी है, और सेम एज अपार्टमेंट, सिक्योरिटी तो उसके अंदर भी है। हाँ, फार्म हाउस जो लोग बनवाते हैं दे आर मोस्टली आई थिंक वेकेशन किसी को स्पेंड करना, और नेचर फार्म हाउस आई फील नेचर बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि बड़े बड़े ग्राउंड्स हो, नेचर हो, तो यही होता है एक्चुअल में फार्म हाउस जो बनवाते हैं वो एज पर उनका लाइफस्टाइल है। हाँ। इट्स फार्म हाउस है लोगों के लिए जो बनाते हैं, हम बना भी रहे हैं, कई क्लाइंट्स के हम कर रहे हैं, मुरादाबाद में, जसपुर में, और लाइक गोवा में हम रिसोर्ट एंड फार्म हाउस विला कर रहे हैं। तो जो मेरे को लगा जो क्लाइंट की सोच है वो किसी को मतलब कि इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, वो शायद एक्सप्रेस करने के लिए व्हाट दे आर। या आई थिंक आई अंडरस्टैंड, उनको अपनी एक वैल्यू भी दिखानी है, वैल्यू भी दिखा, क्योंकि अब आप जैसे लग्जरी विलाज है उसके अंदर ऑब्वियसली जो आपका फर्नीचर है वो एक स्टेटमेंट है। हाँ, तो एवरी पीस इज लाइक अ स्टेटमेंट एक्चुअली, दैट्स व्हाई इन विलाज अब बात करते हैं हम सेकंड होम्स। हाँ, जैसे आपने मेरे को बताया ना कि लोग जाते हैं कभी कभी फार्म हाउस में, हाँ, तो वो सेकंड होम हो गया। हाँ, नॉर्मली विला में तो या फार्म हाउस में तो लोग पर्सनली रह रहे हैं 2000 मीटर में, 4000 मीटर में, 5000 मीटर में, लेकिन जो सेकंड होम हो गया, जैसे सेकंड होम किसको कहेंगे हम, विलाज होंगे जो लोगों ने आजकल गोवा में लिए हुए हैं, ठीक है। आप ऋषिकेश चले जाओ, वो इसलिए लेते हैं ताकि एक शांति की अपनी फैमिली के साथ जाके एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, और उसके अंदर भी आप नेचुरल थिंग्स को ज्यादा प्रेफर करता है क्लाइंट, मतलब कि घर में उसको अलग एक थीम चाहिए घर का, और सेकंड होम में एक अलग थीम चाहिए जो ऑब्वियसली नेचर से कनेक्टेड, लाइक सॉलिड वुड, फर्नीचर भी सारा सॉलिड वुड का, नेचुरल पॉलिश उसके अंदर। तो ये है दोनों चीजों में ना जो डिफरेंस है, जो मेरे को लगता है एज पर क्लाइंट। जैसा आपने भी मेंशन किया था फार्म हाउस के बारे में, तो व्हेन क्लाइंट्स प्लान लार्ज स्पेसेस जब उन्हें चाहिए होती है या फिर विलास वगैरह जब भी चाहिए होते हैं, तो व्हाट डू दे प्रायोरिटाइज टुडे, लग्जरी, कंफर्ट, सस्टेनेबिलिटी या फिर एक्सपीरियंस आपके हिसाब से? आई थिंक इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सस्टेनेबिलिटी। लग्जरी तो आप कितनी भी कुछ भी आप एक्सपेंड कर रहे हो वो तो लग्जरी उससे आएगी, और इतने बड़े स्पेस में जब कोई चीज़ हम प्लान करते हैं तो ऑब्वियसली वी प्लान लाइक सर्कुलेशन ऑल्सो, स्पेसेस, एवरी स्पेस हैज देयर ओन आइडेंटिटी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सस्टेनेबिलिटी इज द मेन फैक्टर व्हेन वी डिजाइन अ होम। आप तो सस्टेनेबिलिटी देखते हो, एंड व्हाट डू यू थिंक क्लाइंट्स क्या प्रेफर करते हैं? क्लाइंट्स प्रेफर करता है कॉस्ट सेविंग। हाँ, सबसे पहले जो मेन फैक्टर है कॉस्ट सेविंग, बजट आ जाता है तो ऑब्वियसली 110% इफेक्ट तो करता होगा। बट मेरे को ये लगता है कि हर आर्किटेक्ट या हर इंटीरियर डिजाइनर को कि अपना जब प्लानिंग करता है तो उस टाइम माइंड में बजट नहीं रखना चाहिए, वरना वो बजट कंसर्न रहता है कि नहीं अगर हमने एक चीज भी हमने प्लान कर दी तो उससे बजट बढ़ेगा, फिर क्लाइंट को लेकिन चाहिए वही होता है एक्चुअली। हाँ, लेकिन फिर उसको हमें देखना पड़ता है कि कम बजट में हम कैसे सेम चीज हम सामने कर सकें। आपको क्या लगता है कि जो यंग ओनर्स हैं उनकी अप्रोच आर्किटेक्चर पे डिफरेंट है? ऑब्वियसली डिफरेंट है, बट थ्रू इंस्टा एंड पिंटरेस्ट। या एग्जैक्टली, वो इंस्टा वगैरह पिंटरेस्ट के उससे आते हैं कि वी वांट दिस ओनली, हमें ये डिजाइन चाहिए। तो मतलब एक पहले टाइम में ये होता था कि आर्किटेक्ट गाइड करते थे क्लाइंट को, लेकिन अब ना आधी नॉलेज तो हमें क्लाइंट से मिल जाती है। अब उसी को हमने एक तरह से कंप्लीट मतलब कि हमें बाइंड करके वो चीजें देनी पड़ती है। बट
अब नेक्स्ट मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे एक एग्जांपल है, जैसे हम कोई मूवी बनाते हैं, हाँ तो मूवी का आपको क्या लगता है सबसे मेन जो होता है करेक्टर कौन होता है जो मूवी बनती है, हीरो हीरोइन या प्रोड्यूसर? मेरे को ऐसा लगता है जो मेन कंसर्न होता है ना, जो मेन वो होता है डायरेक्टर। हाँ तो आर्किटेक्ट भी एक डायरेक्टर का रोल प्ले करता है, उससे पता है कि हाँ कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, किसकी प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, किसका मेन रोल है इसके अंदर, किसका नहीं है। कई बार क्लाइंट को शुरू में तो ये चीज महसूस होती है कि हाँ हमें इस हिसाब से चलें, बाद में जो इंस्टा और पिंटरेस्ट की वजह से ना वो चीज ना ब्लर हो जाती है। तो आपको क्या लगता है एक ट्रेंड जो आपके हिसाब से सीक्रेटली अब चले जाना चाहिए, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा उसे फॉलो करते हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर नहीं सर्वाइव कर सकता, बट लोग बहुत चाहते हैं कि उन्हें ये चाहिए, कोई ऐसा ट्रेंड? मेरे को ऐसा लगता है जो मिनिमल वाला जो ट्रेंड है ना, जिसके अंदर लेस मोल्डिंग, हैवीनेस ना हो, वो ट्रेंड कभी नहीं जा सकता, क्योंकि ये वाला जो ट्रेंड है ना हमारा पहले भी यही था, अब दोबारा फिर आ गया। वरना बीच में अभी लास्ट 5 to 6 ईयर्स या 10 ईयर्स बैक आई थिंक सो, मॉडर्न का कॉन्सेप्ट ज़्यादा था, लोगों को मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न सारी चीज़ें मॉडर्न ज़्यादा पसंद थी। बट एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो रिचनेस एक घर के लिए मैटर करती है वो एक मिक्स न्यू क्लासिकल से ज़्यादा आती है, नॉट इन, क्योंकि ये जो ट्रेंड है हमेशा कुछ ना कुछ नया आता है, और ये ट्रेंड भी क्लाइंट नहीं सेट करता, ये ट्रेंड सेट करते हैं आर्किटेक्ट्स या डिज़ाइनर। सो जैसे आपने अभी ट्रेंड्स की बात की थी, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्लाइंट्स जो होंगे स्टार्टिंग में तो बहुत एक्साइटेड होंगे कि मुझे घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, बट व्हाट इज़ द कॉमन मिस्टेक क्लाइंट्स मेक जब वो अपना घर प्लान कर रहे होते हैं या फिर फार्म हाउस प्लान कर रहे होते हैं? तो आपके हिसाब से एक कॉमन मिस्टेक जो वो करते हो? नहीं, विदाउट आर्किटेक्ट या विद आर्किटेक्ट? विद आर्किटेक्ट। विद आर्किटेक्ट क्लाइंट क्या, हाँ मतलब इट्स ऑल डिपेंड्स। अगर एक अच्छा आर्किटेक्ट हमेशा क्लाइंट को ये सलाह देगा कि आप एज पर ड्राइंग सारी चीजें करो, ठीक है। और हर आर्किटेक्ट के अपने कंसल्टेंट्स होते हैं, लाइक स्ट्रक्चर कंसल्टेंट, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, क्योंकि एक घर को आपस में जो बाइंड करता है ये तीन ही चीजें करती है। इंटीरियर मेरे को लगता है वो सेकेंडरी है। आपकी अच्छी प्लम्बिंग नहीं होगी तो इंटीरियर अच्छा, जितना भी आप अच्छा कर लो वो जीरो है। अच्छी इलेक्ट्रिकल नहीं होगी, जितना आप इलेक्ट्रिकल इंटीरियर के अंदर दे दो, चाहे आप हैंगिंग लाइट्स दे दो, इलेक्ट्रिकल अच्छा नहीं हुआ तो वो भी जीरो है। तो इट्स ऑल डिपेंड स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, दीज आर द मेन फैक्टर्स। ये मेन फैक्टर्स हैं। एंड लोग, डू यू थिंक लोग इस पे ध्यान नहीं देते? हाँ, उसका मैं बताता हूँ। कई बार क्या होता है, ये इतनी बेसिक चीज है, इसके अंदर भी आज क्वालिटी मैटर्स करती है, बट लोग, मेरे को लगता है कई बार इंटीरियर पे ज्यादा एक्सपेंस करते हैं कि मेरे को हाई एंड फर्नीचर चाहिए या मेरे को ऑनेक्स स्टोन चाहिए, तो यहाँ वो लैक हो जाती चीजें, क्योंकि वो आपकी वो चीजें दिखती नहीं है ना। वो आपकी स्ट्रक्चर आपको रेनफोर्समेंट नहीं दिखती, सीमेंट आपको नहीं दे, एक बार ही बोल दिया, पीछे से जो वेंडर है स्ट्रक्चर वाला वो क्या कर रहा है ये nobody knows। सेम इलेक्ट्रिकल है, आपने इलेक्ट्रिक की कंड्यूटिंग की, आपने वॉल प्लास्टर किया, पेंट किया, उसके बाद क्लाइंट को ये चाहिए मेरे को इसके ऊपर 1000 रुपए फुट का पत्थर लगाना, लेकिन पीछे क्या हुआ उसका आइडिया नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है। तो इट्स ऑल डिपेंड। डेफिनेटली सर, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। जो आपने 3 फाउंडेशंस बताए हैं, इसी के उस पे ही घर बन सकता है, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो बन सकता है। Obviously these are the three foundations of the building, like structure, electrical and plumbing. So alright sir, to wrap this session we will do a quick rapid fire जिसमें आपको छोटे आंसर्स ही देना है, कुछ बड़े नहीं देने, ठीक है? So according to you, minimal or maximal design? Minimal. Open plans or defined spaces? Defined spaces. Concrete or natural materials? Natural materials. Luxury today means space or detailing? Detailing. One architectural element you never compromise on? Foundation of the building. Most underrated part of your home design? Budget. A trend you think will disappear soon? I think ट्रेंड तो डिपेंड करता है, ये तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, या कम तो होना नहीं है। One word to describe your design philosophy? Sustainability, durability and soulful. Amazing, sir. Thank you so much, sir, for joining us today and sharing such valuable insights. जो भी आपने फाउंडेशंस के बारे में बताया एंड इतनी सारी चीज़ें बताई, आई एम श्योर लोगों को पता चला होगा कि these are the key elements, की फाउंडेशन, इसी पे घर बन सकता है, एंड उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। थैंक यू सो मच। Thank you so much.